रात को करीब 10 बज रहा था। मुझे अपना इस महीने का टारगेट जल्दी पूरा करना था क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरी सिस्टर की शादी है। ऑफिस में कोई भी नहीं था, केवल मैं और वॉचमैन। मैं वहाँ से निकली। ऑफिस के बाहर मुझे एक लड़की की आवाज़ आई, सुनो, तुम्हारा मोबाइल गिर गया। ओह थैंक्स। मैं जल्दी जल्दी चलकर मेट्रो की तरफ निकल पड़ती हूँ। ओहो, 10 बज गए। लास्ट मेट्रो वैशाली के लिए 10:30 बजे की है। हे भगवान, आज फिर से ना लेट हो जाऊँ, नहीं तो फिर से कैब करनी पड़ेगी। मैं देख नहीं पाई, मैं जल्दी में थी। मैंने फ़ोन लिया और वहाँ से तेज़ी से चलने लगी, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। मुझे लगा वही लड़की है। मैंने पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और मैंने अपनी चाल और तेज़ कर ली। तभी किसी ने मुझे ज़ोर से खींचा और मैं गिर गई। अभी भी वहाँ कोई नहीं था। मैं वहाँ से उठी, मैंने आओ देखा ना ताओ और मेन रोड की तरफ भाग पड़ी। तभी वहाँ से एक व्यक्ति ने मुझे टोका और कहा, मैडम आपके बैग में कुछ लिखा हुआ है। हालांकि मैं उस समय कुछ देख नहीं पा रही थी और मैं इस सिचुएशन में भी नहीं थी क्योंकि मुझे मेट्रो पकड़ना था और मैं सोच रही थी ऑल टाइम मेट्रो में कि शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। घर पहुंचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अभी मुझे और भी दिन ओवर टाइम करना था और मेरे को नाइट शिफ्ट भी करनी थी। नेक्स्ट मंथ एनी हाउ मेरे को अपनी सिस्टर की शादी के लिए एटलीस्ट 15 दिन की छुट्टियां लेनी थी और ये जो भी था ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा था और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। सेकेंड डे ऑफिस में मैंने ऐना को ये सब कुछ बताया और बॉस को भी बताया कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है और मुझे बहुत डर लगा। कल प्रैंक? इस पॉश इलाके में तुमसे किसने प्रैंक कर लिया? ये सब यहाँ नहीं होता, यहाँ पॉसिबल भी नहीं है। कॉल कर देना था पुलिस को। कुछ भी हो और कोई भी हो, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरी शर्ट के बैक साइड में उसने ये लिख दिया, ही विल किल हर। तुमने उसे देखा नहीं? कल मैं ज़्यादा लेट हो गई थी और मुझे मेट्रो पकड़नी थी, तो उस चक्कर में मैंने देखा नहीं। और एक्चुअली मेरे को लगा कि एक लड़की की आवाज़ आई थी और उसने बताया था कि तुम्हारा फ़ोन गिर गया। मुझे लगा कि ये वही है, लेकिन मैंने जब देखा ये सब कुछ तो वहाँ कोई नहीं था। इसलिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही, कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। Again, somebody was walking with me. I stopped. That unknown thing also got stopped. मैंने फिर चलना शुरू किया और वो चीज़ फिर से चलने लगी। मैंने महसूस किया मैं जैसे रुकती वो भी रुकता, मैं जैसे चलती वो भी चलता। मैंने आवाज़ दी, कौन है? कौन है? बताते क्यों नहीं? बताते हो या पुलिस को बुलाऊं? आई कॉल्ड पुलिस। हेलो हेलो सर, मेरा नाम निशा है। मैं यहाँ वाइज़र बिल्डिंग के नीचे नॉर्थ ब्लॉक सी में वहाँ से गुज़र रही थी और मुझे यहाँ पर कोई परेशान कर रहा था। आई थिंक कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है और इतनी रात को मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ क्या आप यहाँ जल्दी आ सकते हैं? और पुलिस मुझसे यही कहती है कि वो वहाँ आ रही है। इतने में मुझे आवाज़ आई, वो उसे मार डालेगा,
वो उसे मार डालेगा। कौन कौन किसे मार डालेगा? तुम हो कौन? देखो, मैंने पुलिस को बता दिया है, वो अभी आती होगी। और तुम्हें मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई। इतने में ही पुलिस का सायरन सुनाई देता है। मेरी जान में जान आती है और पुलिस को मैंने सब कुछ बताया कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। मैंने पुलिस को बताया ये मेरे साथ 2 दिन से हो रहा है। पुलिस ने मेरे को प्रॉमिस किया कि वो सीसीटीवी कैमरे से चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं मेट्रो से घर पहुँचती हूँ और मैंने फिर से, मेरी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था, ही विल किल हर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये है क्या। दूसरे दिन सुबह पुलिस का कॉल आता है और उनका कहना होता है कि सीसीटीवी कैमरा में उस पूरे नॉर्थ ब्लॉक में उस समय पे कोई भी नहीं था। ओह शिट यार, कोई तो है, कोई मुझे क्यों परेशान कर रहा है। आज मेरी नाइट शिफ्ट है। माँ, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना। अरे बेटा, डैडी जा रहे हैं आज तुम्हें छोड़ने, परेशान मत हो, देखते हैं कौन बदमाश तुम्हें परेशान कर रहा है। ओके। मैं और डैड कार में होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कार की बैक सीट में मेरे डैड को कुछ दिखाई देता है। मेरे डैड डर जाते हैं और फिर हमारी कार कुछ जले हुए मांस, सड़े हुए मांस की बू से भर जाती है। हम दोनों सफोकेशन फील करने लगते हैं और डैड गाड़ी रोकते हैं और हम बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही एक औरत जिसके आधे बाल जले हुए थे, मुंह से मांस लटक रहा था, आधा शरीर सड़ा हुआ और आधा शरीर जला हुआ था। ना उसके हाथ समझ में आ रहे थे और ना ही उसके पैर समझ में आ रहे थे, और वो हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैं और मेरे डैड वहाँ से भागने लगे। मेरे डैड को उसी टाइम बीपी का स्ट्रोक पड़ा और वो बेहोश हो गए। मैंने मदद के लिए ऑफिस में ऐना को फ़ोन किया। ऐना भागते हुए हमारे पास आई। हम हॉस्पिटल में थे। डैड को बीपी का स्ट्रोक पड़ा था। डैड की हालत बहुत ख़राब थी। मैंने अपनी मॉम और सिस्टर को भी बुलाया और ये सारी बात बताई। माँ मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन अब मुझे ये सब समझ में आ गया था कि ये कोई प्रैंक नहीं है, ये कोई मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है, ये कुछ और बात है। रात को अपने डैड की देखभाल के लिए मैं हॉस्पिटल में रुक जाती हूँ और तभी मुझे फिर से वैसे ही सड़े हुए मांस और जले हुए मांस की बू आना शुरू होती है। मैं बहुत डर जाती हूँ क्योंकि मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था, और अचानक किसी ने मुझे पकड़ा और घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ ले गया। जब मेरी आँख खुली तो मुझे कोई सिसकियाँ लेकर रोता हुआ सुनाई दे रहा था। मैंने देखा कि सामने कोई रो रहा है। ये वही जली हुई औरत थी जिसका आधा शरीर सड़ा हुआ था, आधा शरीर जला हुआ था और मुंह से मांस लटक रहा था। मैंने उससे पूछने की कोशिश करी कि तुम कौन हो। वो रोने लगी। वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। वो इतनी ज़ोर से रोने लगी कि मुझे लग रहा था कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने फिर पूछा, कौन हो तुम? मैंने और मेरे परिवार ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? आखिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? क्या चाहती हो तुम हमसे? मैं वो हूँ जिसे उन लोगों ने जला दिया, बेरहमी से जला दिया। तुम्हारी बहन के होने वाले पति और उसके घर वालों ने मुझे जला दिया।
ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि करीब 5 साल पहले उनके यहाँ एक घटना हुई थी। घर में आग लगी थी, जिसमें मेरी बहन के होने वाले पति की भाभी जलकर मर गई थी। ये एक मौत का किस्सा तो मुझे पता था, लेकिन ये तो कुछ और ही कहे जा रही है। 2 सेकंड बाद सन्नाटा छा जाता है, और जैसे ही वो ओझल होती है, वहाँ एक आदमी ज़मीन पर पड़ा होता है। मैंने उसे पास में जाके देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन के पति का भाई शौर्य था, और वो मर चुका था। वो खून से लथपथ था। मैं वहाँ से भागी, रिसेप्शन की तरफ भागी, और मैंने रिसेप्शन में सब कुछ बताया, अपनी बहन को फ़ोन किया, और मैंने कहा कि शौर्य स्टोर रूम में मरा हुआ मिला। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही यकीन हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और इसका क्या कनेक्शन है मेरी बहन से और मेरी बहन के होने वाले रिश्ते से। हम पापा को डिस्चार्ज करके घर लेके जाते हैं। मैं, मेरी माँ और सिस्टर जीजू के घर दुख में बैठने जाते हैं, और वहाँ पर मैंने पूछने की कोशिश की कि वो 5 साल पहले वो लेडी मरी कैसे थी, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, और मुझे भी ये टाइम सही नहीं लगा। मेरे घर पर पापा अकेले थे। पापा किचन में पानी पीने गए, और वहाँ फिर से वो जली हुई औरत उनके आँख के सामने खड़ी थी, और वो कहती, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हो। वो लोग उसे भी मार डालेंगे जैसे उन्होंने मुझे मार डाला। वो लोग नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मुझे मार डाला, वो तुम्हारी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपना बदला ले लिया है, मैंने शौर्य को मार दिया। हाँ, मैंने शौर्य को मार दिया। जब तक हम घर वापस आए वो जा चुकी थी। मेरे डैड किचन के फ्लोर में बेहोश पड़े हुए थे। मैं भाग कर गई, मुझे लगा कि उसने मेरे पापा के साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया। देखा तो मेरे पापा की नब्ज़ चल रही थी, वो ज़िंदा थे। उन्हें होश आया। होश आने के बाद उन्होंने ये सारी बातें हम घर वालों को बताई। इस सब के बाद हमने उस घर से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया।